हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन वैल्यूज़ की एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट करना है ताकि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है आपको, गिव द करेक्ट ऑप्शन। तो गिव द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर ऐसे 4 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वन ए, सेकंड बी एंड सी, ऐसे ऑप्शंस दिए जाएंगे आपको। पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर दिए गए स्टेटमेंट को रीड करना है। ये जो गिवन स्टेटमेंट है आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर रीड करना है, स्टेटमेंट दैट डू नॉट अप्लाई टू द क्वार्टाइल। अब यहाँ पर ये जो वर्ड दिया गया है ना, डू नॉट अप्लाई, इसको पहले अंडरलाइन कर लेना। जब भी एग्जाम में आपको दिखता है तो इसको पहले अंडरलाइन कर लो, क्योंकि आपको ये याद रहेगा कि ये इसमें स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, डू नॉट अप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 4 दिए गए हैं स्टेटमेंट, इनको रीड करना है। फर्स्ट है, फर्स्ट अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये वाला जो है क्वार्टाइल्स के लिए अप्लाई होता है। हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पर, डू नॉट अप्लाई, तो ये फर्स्ट वन तो अप्लाई होगा, ठीक है। तो फिर ये वाला कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर डू नॉट अप्लाई पूछा है, और ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डू नॉट अप्लाई, जो अप्लाई नहीं होता है स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो अप्लाई नहीं होता है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट अप्लाई होता है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो, रीड करो, ऑब्जर्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये भी अप्लाई होता है, क्वार्टाइल्स मीन्स डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। और यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, डू नॉट अप्लाई, तो ये भी जो है इसके साथ नहीं जाएगा, क्योंकि ये अप्लाई होता है और ये पूछ रहा है अप्लाई नहीं होता है। थर्ड हम सी वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड एज Q1 Q2 एंड Q3। तो ये भी अप्लाई होता है क्वार्टाइल्स में, क्योंकि हम क्वार्टाइल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q के साथ में हम रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखो हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं क्वार्टाइल्स को, तो ये भी अप्लाई होता है। डी जो ऑप्शन यहाँ पर डी स्टेटमेंट है, देखो Q2 इज़ ऑल्सो नोन एज मीडियन, ये भी अप्लाई होता है। तो जब ये सारे के सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ए बी सी डी, हमें पता है ये सारे के सारे अप्लाई होते हैं क्वार्टाइल्स के, और यहाँ पर पूछ रहा है डू नॉट अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, डू नॉट अप्लाई, तो ये जो है इससे मैच नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि ऑप्शन में से कौन सा वाला सूटेबल ऑप्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है, नन ऑफ दीज, ये वाला जो है आंसर हमारा करेक्ट है, नन ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, आपको ये टिक करना है, नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको, ये देखिए, D7 फ्रॉम द गिवन डेटा। आपको ये डेटा दिया गया है, इंडिविजुअल डेटा, इसमें से आपको D7 फाइंड आउट करना है। अब D7 फाइंड आउट करेंगे कैसे, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। यहाँ पे आपको सिंपली काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे देखिए 10 कितने पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 7th वाली पोजीशन पे जो 10th है, अब हमें यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढना है कि कहाँ पर है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में दिया गया है 10, और 10 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है। यहाँ पे हमें पूछा था D7 हमें बताना है, D7 कौन सा है। तो हमें सिंपली यहाँ से स्टार्टिंग से काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। 7th पोजीशन पे 10 नंबर है, तो हमने थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है हमारा, क्योंकि D7 पोजीशन पे 10 आता है, इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट है, क्योंकि D7 पूछा और D7 पोजीशन पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ये याद रखो जब हमसे पूछा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, थर्ड जो है वो हम रीड करेंगे पहले।
स्टेटमेंट रिलेटेड टू पार्टीशन वैल्यूज दैट आर करेक्ट। अब यहाँ पर करेक्ट वाले स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। पार्टीशन वैल्यूज के साथ में जो करेक्ट स्टेटमेंट है रिलेटेड टू पार्टीशन वैल्यू से रिलेटेड होने चाहिए और वो करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। माइंड में रखो पहले। अब यहाँ पे ऑप्शन रीड करने हैं, हमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ABCD इन सभी को रीड करना है पहले। फर्स्ट दिया गया है ए वाला जो ऑप्शन है, एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ परसेंटाइल्स इनटू 100 पार्ट्स गिव्स 99 पॉइंट्स। तो ये जो ए वाला जो है यहाँ पे जो स्टेटमेंट ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, डेसाइल्स हैव टोटल 9 पार्ट्स, तो ये वाला रॉन्ग है, पार्टीशन वैल्यू से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये 9 जो है वो रॉन्ग दिया गया है, यहाँ पे 10 होना चाहिए, ठीक है। तो बी वाला रॉन्ग है। सी हमें रीड करना है, क्वार्टाइल्स आर शोन बाय Q1 Q2 Q3, तो ये हमें पता है कि क्वार्टाइल्स को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डी वाला ऑप्शन रीड करो, सिम्बॉलिकली परसेंटाइल्स एंड डिसाइल्स आर शोन बाय P एंड D, तो यहाँ पे परसेंटाइल को हमें पता है हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और डिसाइल्स हम D से रिप्रेजेंट करते हैं सिम्बॉलिकली, तो ये भी जो है करेक्ट है। अब हमें यहाँ पर ढूंढना है ऑप्शंस में से, ठीक है। ये याद रखो कि हम ऑप्शंस में से यहाँ पे एक ये जो है टिक करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है फर्स्ट वन में AC, तो ये वाला हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हमें वो A वाला भी राइट है, C वाला भी राइट है हमारा स्टेटमेंट, और D वाला स्टेटमेंट भी हमारा राइट है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा जिसमें सभी हों, ठीक है, A C and D। तो यहाँ पे जो 4th नंबर का दिया है ऑप्शन A C and D, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। 4th ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, A C and D, क्योंकि यहाँ पर जो B वाला है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पे 10 आना चाहिए, ये रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया है B वाला, और हमें यहाँ पे करेक्ट जो है पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर करेक्ट स्टेटमेंट होने चाहिए रिलेटेड टू पार्टीशन वैल्यूज़, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4th जो है हमारा करेक्ट है, A C and D, ठीक है। अब हम चूज द करेक्ट पेयर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट पेयर। यहाँ पे ग्रुप ए में आपको क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स दिए गए, ग्रुप बी में आपको फॉर्मूला दिए गए हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपको फॉर्मूला मैच करना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ये जो 4 ऑप्शन दिए गए 1 2 3 4, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकेंड वन, ठीक है। सेकेंड जो ऑप्शन दिया गया है वो राइट है, सेकेंड ऑप्शन राइट है, मैंने टिक भी कर दिया है, सेकेंड ऑप्शन राइट है, आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में कर लीजिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपको टेक्स्ट बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव इकोनॉमिक टर्म्स। फर्स्ट वन है स्टेटमेंट रीड करो, प्रोसीजर फॉर डिवाइडिंग द डेटा इनटू इक्वल पार्ट्स। प्रोसीजर का नाम बताना है हमने, जो डेटा को जो डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे जो है इकोनॉमिक टर्म है, हम उसके लिए यूज़ करते हैं इकोनॉमिक टर्म पार्टीशनिंग, ठीक है। ये मैंने लिखा है रेड कलर से, ये आपका आंसर है पार्टीशनिंग, ठीक है, ये आपका आंसर है, ये वाला जो है आपका आंसर है, ठीक है, ये जो है पार्टीशनिंग ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो गिव इकोनॉमिक टर्म का क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे सब क्वेश्चन 2 है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गिव इकोनॉमिक टर्म का सब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है, वैल्यू दैट डिवाइड्स द सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स, याद रखो 10 इक्वल पार्ट्स बोल रहा है, मीन्स डेसाइल्स इज द राइट आंसर। इकोनॉमिक टर्म है डेसाइल्स। अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, वो भी देख लेना, उसमें नेक्स्ट यहाँ पे सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सब क्वेश्चन दिया गया है, वैल्यू दैट डिवाइड्स द होल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स की बात करिए, तो यहाँ पे आपका जो इकोनॉमिक टर्म है वो है क्वार्टाइल्स, ठीक है, क्वार्टाइल्स इज द राइट आंसर। ये जो रेड कलर में लिखा है मैंने, क्वार्टाइल्स इज द राइट आंसर, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कैलकुलेट Q1 D4 एंड P26 फॉर द फॉलोइंग डेटा। अब ये जो आपको डेटा दिया गया है टेक्स्ट बुक के अंदर, ये मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा है, ये जो डेटा है ये इंडिविजुअल डेटा है, और अब हमें इसे क्या करना है, अरेंज करना है डेटा को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग का मतलब होता है, देखो मैं असेंडिंग का मतलब यहाँ पर बता दे रही हूँ आपको लिखकर,
लोअर टू हायर, ठीक है। लोअर टू हायर मीन्स सबसे स्मॉल डिजिट से लेकर बिगर डिजिट्स, ठीक है। स्मॉल टू बिग, स्मॉल टू बिग, लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, लोअर टू हायर, ये आपको दिमाग में रखना है। फिर आपको डेटा को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, मतलब लोअर टू हायर। स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल नंबर मीन्स लोअर, स्मॉल नंबर यहाँ पर आपको देखना है पूरे डेटा के अंदर कहाँ पर दिया गया है। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो हम स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, लोअर डिजिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिखा हमने क्योंकि यहाँ पे 4 देखिए स्मॉल है सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद 7, 8, 9, 10 ये पूरा का पूरा हमने अरेंज कर लिया डेटा को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। 4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 24। देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, लोअर टू हायर। 4 लोअर है और हायर 49 है, ये हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। उसके बाद क्या, तो अब हमने जब अरेंज कर लिया डेटा को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, तो अब हमें क्या करना है, हमें एंड फाइंड आउट करना है। तो ये एंड 15 कैसे आएगा, ये देखो एंड 15 यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि जब ये जो डेटा दिया गया है हमें, अब हमें क्या करना है, इसे काउंट करना है। अब हमें ये जो डिजिट्स दी गई हैं इनको काउंट करना है कि कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। तो हमें एंड मिल जाएगा। सिंपली आपको ऐसा ही करना है। जब भी आपको एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन आएगा न्यू डिजिट्स के साथ में, तो आपको ऐसे करना है इंडिविजुअल डेटा के साथ में, ठीक है। अब आप मैं यहाँ पे काउंट करके मैं आपको बताती हूँ कि 15 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो इसलिए यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 15 है क्योंकि हमने जब इन डिजिट्स को काउंट किया तो यहाँ पे 15 आया, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 15 आपको यहाँ पर लिखना है। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि ये कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको दिए गए, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। n इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है Q1। तो अब जब हमें Q1 यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो Q1 का एक फॉर्मूला होता है, क्यू आई इज इक्वल्स टू साइज ऑफ आई n प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। जो ये रेड कलर में आपको लिख के दिया गया है, ये Q को फाइंड आउट करने के लिए है, ठीक है। Q को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो ये I दिया गया है और यहाँ पे I दिया गया है, यहाँ पे आपको जो भी पूछा जाएगा, जैसे Q5 पूछा जाएगा तो आप यहाँ I की जगह पे क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, और यहाँ पर I की जगह पे 5 लिखोगे। अगर सपोज आपको पूछा जाता है Q6 तो आपको I की जगह पे 6 लिखना है, और साइज ऑफ यहाँ पे ये जो I दिया गया है, जो ये जो I दिख रहा है आपको, ठीक है, मैं पेंसिल से आपको सर्कल करके दिखाती हूँ। ये जो I दिया गया है, यहाँ पे आपको जो भी डिजिट आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, जैसे सपोज Q6 पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे 6 लिखना है, ठीक है, ये I की जगह पे, और यहाँ पर भी आपको 6 लिखना है। अगर सपोज आपको Q7 पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर I की जगह में 7 लिखना है, और यहाँ पर भी I की जगह में 7 लिखना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जानी चाहिए बात, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी पूछा जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आपको पूछा जाएगा ना, वो आपको लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपको इजी मेथड सिखाने के लिए बताया कि आपको जो भी पूछा जाएगा, जो भी डिजिट पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे आई की जगह पे लिखना है, एन की जगह पे आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे काउंट करके लिखने हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हमसे पूछा गया है Q1 पूछा गया है हमसे, हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q1 लिखेंगे, क्योंकि हमसे 1 पूछा गया है, हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर मैंने बोला था जो भी आपसे पूछा जाएगा आपको आई की जगह पे लिखना है, आपने क्या लिखा, 1 लिखा। साइज ऑफ 1 हमें यहाँ पे भी 1 लिखना है, देखिए, ठीक है, यहाँ पे आया था, हमने 1 लिखा क्योंकि हमसे 1 पूछा गया है। Q1 हमें फाइंड आउट करना है, Q1 हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने साइज ऑफ यहाँ पर आई लिखा था, यहाँ पे हमने 1 लिखा है, ठीक है। हम यहाँ पर डिजिट्स पुट कर रहे हैं फॉर्मूला के अंदर। अब ये देखिए फॉर्मूला के अंदर यहाँ पे n दिया गया है, तो आपको यहाँ पे देखना है n इज इक्वल्स टू 15। आपको यहाँ पे 15 लिखना है प्लस 1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। उसके बाद में अब इसे हमें सॉल्व करना है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी किया है ये सारे के सारे सम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको Q1 इज इक्वल्स टू साइज ऑफ 1, 15 प्लस 1 होता है 16 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद में आप 4 4 जा 16 यहाँ पे जब डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा, ठीक है। 4 1 जा 4, यहाँ पे 4th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा।
और अब यहाँ पर देखो फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमें ये जो ऊपर डिजिट्स दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो डेटा दिया गया है इसमें हमें काउंट करना है। देखिए फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, तो हमें काउंट करना पड़ेगा 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो 4 आ रहा है, ये देखो यहाँ पे आप देखोगे ये 4 आ रहा है, ये देखो हमने काउंट किया 1 2 3 4। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन पे यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए लिख देंगे Q1 इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमारा आंसर है, Q1 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट अब हमें कैलकुलेट करना है D4 को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे D4 का भी D का भी यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए, D को फाइंड आउट करने के लिए भी फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल j का यूज़ किया है। D स्मॉल j इज इक्वल टू साइज ऑफ स्मॉल j यहाँ पे, ठीक है, n+1/10 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो प्लेस है, यहाँ पे आपसे जो भी पूछा जाएगा, जैसे D4 D8 D6, तो आपको यहाँ पे 6 लिखना है, यहाँ पे भी 6 लिखना है, यहाँ पे 6 लिखना है और यहाँ पे भी 6 लिखना है। ठीक है, तो अभी हमसे D4 पूछा गया है, तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला के अंदर, ये जो फॉर्मूला है इसमें डिजिट्स पुट करेंगे। हमें D4 पूछा है क्वेश्चन के अंदर। अब हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे D4। मैंने आपको बोला था जो भी आपको पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आपको ये जो मैंने सर्कल करके दिया है पेंसिल से, यहाँ पे आपको वो डिजिट पुट करनी है जो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो हमसे यहाँ पर D4 पूछा गया है, तो हमने देखो यहाँ पर D4 लिखा है। उसके बाद में साइज ऑफ 4, यहाँ पे हमसे D4 पूछा गया है, हमने यहाँ पे 4 लिखा है। ठीक है, यहाँ पे जो भी पूछा जाएगा हमने यहाँ पे लिखना है। ये आपको क्वेश्चन में देखना है। अगर आप क्वेश्चन में ये देख कर लिखोगे तभी आपका क्वेश्चन, ये आंसर जो है वो करेक्ट, आपका करेक्ट आंसर आएगा। फिर n हमारा हमें पता है 15 है, +1/10 ऑब्जर्वेशन। अब हम इसे सिर्फ सॉल्व करना है, और सॉल्व करना है तो D4 इज इक्वल टू साइज ऑफ 4 ब्रैकेट में 16/10 ऑब्जर्वेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट वाले स्टेप में मैंने देखो डिवाइड करके 1.6 लिखा है, तो यहाँ पे 1.6 आया, यहाँ पे हमारा 4 का 4 है, यहाँ पे ब्रैकेट में 1.6 है। अब हम क्या करेंगे, 4 और 1.6 को इंटू करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के यहाँ पे जब बीच में कुछ नहीं होता तो यहाँ पे इंटू करते हैं हम। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है 4 इंटू 1.6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ साइन नहीं दिया गया है। हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 के अंदर, तो हमें 6.4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, D4 इज साइज ऑफ 6.4 ऑब्जर्वेशन। तो अब हम यहाँ पर देखना है कि 6.4 ऑब्जर्वेशन तो होता नहीं है, तो यहाँ पे हमने कैसे लिखना है, देखो 6.4 ऑब्जर्वेशन हमें जो है नहीं होता है, क्योंकि बीच का नंबर है, इसलिए हमने 6 ऑब्जर्वेशन प्लस 0.4 लिखना है और उसके बाद में ब्रैकेट करना है। और ये जो 6th ऑब्जर्वेशन दिया गया है, तो इससे एक डिजिट, मतलब एक ऑब्जर्वेशन ज़्यादा, यहाँ पे 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6th ऑब्जर्वेशन लिखना है हमने। जो भी आपको यहाँ पे देखो आएगा 6th ऑब्जर्वेशन जैसे है यहाँ पर, तो आपने यहाँ पे 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6th ऑब्जर्वेशन लिखना है। अगर यहाँ पे सपोज कोई भी नंबर आएगा, जैसे 7th आएगा, तो आपने यहाँ पर 8th ऑब्जर्वेशन माइनस 7th ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो आपको इजी हो जाएगा याद करने के लिए, इजी हो जाएगा सम सॉल्व करने के लिए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये एक दिमाग में रखो, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उससे एक ज़्यादा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हमने 7 माइनस 6th ऑब्जर्वेशन लिखा है। अगर यहाँ पे 9 होगा तो हम यहाँ पर 10th माइनस 9th ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। तो ये मैंने बहुत सारे अलग अलग डिजिट के एग्जाम्पल बताए। तो हमने यहाँ पे ये जो 6.4 ऑब्जर्वेशन है ना, इसको सिंप्लीफाई करके ये लिखा है 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.4, फिर ब्रैकेट में मैंने क्या बोला था, 6 से एक बड़ा, मतलब यहाँ पे 7th ऑब्जर्वेशन माइनस 6th ऑब्जर्वेशन लिखना है हमें, और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हमें 6th ऑब्जर्वेशन का जो डिजिट है वो लिखना है। तो यहाँ पे आपको काउंट करना पड़ेगा वापस से, 1 2 3 4 5 6। 6th ऑब्जर्वेशन पे क्या आता है, 12 आता है। ठीक है, 12 आता है 6th ऑब्जर्वेशन पे। तो हमने क्या करना है, वहाँ पे इससे लिखना,
तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 6th ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे 12 लिखा प्लस 0.4 यहाँ पे देखिए, और 7th ऑब्जर्वेशन 16 आया, और 6th ऑब्जर्वेशन हमने काउंट किया तो यहाँ पे 12 आया। 16 माइनस 12 लिखना है। उसके बाद में D4 इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं हम, 0.4 और 16 में से 12 गया, यहाँ पे 4 बचता है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर आप देखो 12 का 12 आ जाता है, प्लस 0.4 और 4 को इंटू करेंगे। हमने क्या करा है देखिए, D4 इज इक्वल टू 10 प्लस 1.6, तो 4 ये जो दिया गया है और 0.4 इनको इंटू किया तो 1.6 आएगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। हमने जब 12 को 1.6 से प्लस किया तो 13.6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करेंगे P26। तो P26 फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट यहाँ पर जो है हमने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी आपको फॉर्मूला दिया गया है, पी के इज इक्वल टू साइज ऑफ के ब्रैकेट n+1/100 ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये जो फॉर्मूला दिया गया है इसमें भी आपको सेम करना है। के की जो यहाँ पर जो ये देखिए, ये मैं सर्कल कर देती हूँ। यहाँ पर जो भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पे 26 पूछा है तो यहाँ पे 26 लिखना है, और अगर आपको दूसरे क्वेश्चन में 14 पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे वो 14 लिखना है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या पूछा है, 26 पूछा है, हम 26 लिखेंगे। P26 साइज ऑफ 26 हम डिजिट्स यहाँ पे पुट कर रहे हैं फॉर्मूला के अंदर, ताकि हम ये जो कैलकुलेट करें P26। तो यहाँ पे n की जगह पे हमें 15 लिखना है, +1/100 ऑब्जर्वेशन। फिर हमें इसे सॉल्व करना है सिंपली। P26 इज इक्वल टू साइज ऑफ 26, 15 + 1 यहाँ पर 16 आ गया। हमें P26 इज इक्वल टू साइज ऑफ 26 इंटू 16/100। ठीक है, ये हमने कुछ ऐसे लिखा है, ये जो है 26 इंटू 16, ये जो है मैं यहाँ पर नॉर्मल वे में लिखती हूँ तो आपको समझ में आएगा, 26 इंटू 16/100। ठीक है, ये मैंने पूरा लिखा है, ये जो लिखा है ये लिखा है मैंने। ठीक है, तो हमने जब इसे सॉल्व करा, ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4.16 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 4.16 वापस से कैसा आ रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट में आ रहा है ऑब्जर्वेशन। तो अब हमें वापस से ना इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है 4.16 को। तो यहाँ पे पहले 4 दिया गया है, आपको 4th ऑब्जर्वेशन लिखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 0.16 लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 16 दिया गया है तो यहाँ पर 0.16 लिखना है। 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.16, और यहाँ पे आपको मैंने बताया था ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे 4 से एक बड़ा। ठीक है, 4 से एक बड़ा यानी कि 5th, 4 से एक बड़ा मतलब 5th होता है, 5th ऑब्जर्वेशन माइनस 4th ऑब्जर्वेशन, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर डिजिट्स पुट करेंगे। 4th ऑब्जर्वेशन हमारा जो था वो 9 था, हमने यहाँ पे जो है काउंट किया था। तो हमारा डेटा दिया गया है, गिवन डेटा में 4th ऑब्जर्वेशन जो है ये 9 है, जो मैं सर्कल करके दिखाया आपको। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 9 + 0.16 करना है, और 10 - 9, और ये ब्रैकेट क्लोज करना है। 5th ऑब्जर्वेशन ये 10 है, और 4th ऑब्जर्वेशन क्या है, 9 है। ठीक है, ये हमने डिजिट्स को पुट किया, 5th ऑब्जर्वेशन 10 और 4th ऑब्जर्वेशन 9, ये हमने डिजिट्स को पुट कर लिया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, 9 + 0.16, और यहाँ पे हमारा P26 आ जाएगा 9.16, और लास्ट में हमें ये जो है आंसर्स को कुछ इस तरीके से लिख देना है। ये हमारा लास्ट आंसर हमने लिख दिया। हमारा जो ये पूरा का पूरा सम है, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। कैलकुलेट ऑफ Q3, D5 एंड P35 फॉर द गिवन डेटा। यहाँ पे आपको टेबल दी गई है, और ये टेबल जो है ये है, ये जो डिस्क्रीट डेटा, ठीक है, आपको कैसा दिया गया है, डिस्क्रीट डेटा के फॉर्मेट में दिया गया है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन नंबर 2, ये जो सब क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको एक टेबल दी गई है, डिस्क्रीट डेटा के फॉर्म में दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो 2 कॉलम है, इनकम इन लाख रुपीज़, नंबर ऑफ फैमिली। तो ये जो डिस्क्रीट डेटा दिया गया है इसको अब हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे टेबल बनानी पड़ेगी। 3 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे। फर्स्ट कॉलम में इनकम इन लाख आएगा। नेक्स्ट कॉलम जो सेकंड कॉलम है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, f, स्मॉल f, और थर्ड कॉलम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF।
तो ये वाला जो कॉलम है ये एक्स्ट्रा कॉलम है और मैं आपको बताऊंगी कि ये CF फाइंड आउट कैसे करना है। बाकी के जो डिजिट्स हैं आपको यहाँ पर सेम एज इट इज़ लिखने हैं। जैसे इनकम इन लाख 1 2 3 4 5 6 दिया है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 आपको लिखना है और सेम 1 के सामने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 के सामने 5, ये देखिए ये एज इट इज़ आपको लिखना है। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो ये न्यू वाला जो हमने यहाँ पे बनाया है, आपको याद रखना है कि ये जो थर्ड वाला कॉलम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का यहाँ पे जो थर्ड कॉलम हमने बनाया है ना, ये जो थर्ड वाला कॉलम हमने बनाया है ये कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये सेम होती है, आपको याद रखना है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। फर्स्ट जो होगा वो एज इट इज़ सेम होगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 होगा। अगर दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे फर्स्ट 5 दिया है तो यहाँ पे 5 आएगा, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है, 2 दिया है। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए 5 बताया था, लेकिन अभी यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, तो यहाँ पर भी हमने 2 लिखना है। उसके बाद में हमें ये 7 कैसे आया, देखो 2 + 5, 2 को हमें यहाँ पे 5 में प्लस कर देना है, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ, देखो ये 2 को ना आपको 5 में प्लस करना है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 7 आ गया। अब ये 7 जो है, ठीक है, ये जो 7 है आपको यहाँ पे 20 में प्लस करना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब 27 में आपको प्लस करना है 25 और 25 यहाँ पे आ जाएगा 52। 52 के अंदर आपको 15 को प्लस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 67। 67 के अंदर आपको 12 को प्लस करना है तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 79, ठीक है। अब आपका ये ऐसे आपको जिगजैग जिगजैग वाला याद रखना है फॉर्मूला, जिगजैग 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 जिगजैग। तो फर्स्ट वाला पहले याद रखो, फर्स्ट सेम देन जिगजैग जिगजैग, फर्स्ट सेम और फिर उसके बाद में जिगजैग जिगजैग। तो फर्स्ट सेम है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट के कॉलम में देखो मैंने F लिखा है, इसलिए आपको यहाँ पे ये जो 2 है यहाँ पे सेम लिखना है। फिर उसके बाद में 2 में 5 प्लस करना है तो आपका 7 आ जाएगा। अब हमने जिगजैग करना है, ठीक है, 7 + 20 27 आ जाएगा। फिर हमने जिगजैग करना है 27, 25 प्लस करना है 52 आ जाएगा। 52 में 15 प्लस करना है 67 आ जाएगा। 67 में 12 प्लस करना है 79 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एंड 79 कैसे आया है, ठीक है, एंड 79 कैसे आया है आपको देखना है। यहाँ पे देखो ये जो F वाला जो कॉलम है सेकंड नंबर का, ये वाला जो कॉलम है, ठीक है, इसे प्लस करना है 2 + 5 20, यहाँ पे 2 + 5 + 20 + 25 + 15 और 12, इन सभी को प्लस करना है तो 79 आया, ठीक है। और आपको याद रखना है 79 यहाँ पे n जो नंबर आएगा वो यहाँ पे भी नंबर आएगा, तो ये जो दोनों नंबर है ये सेम होने चाहिए जिनको मैंने सर्कल किया है, ठीक है। ये जो नंबर है और ये वाला जो नंबर है ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। n = 79 और ये वाला जो नंबर है ये सेम आना चाहिए आपका। यहाँ पे अगर यहाँ पे ये जो लास्ट का नंबर है 79 और यहाँ पर भी इन सभी को प्लस करके 79 आना चाहिए, इन सबको प्लस करके भी 79 आना चाहिए और यहाँ पे भी 79 आना चाहिए। मतलब अगर दूसरा जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे वहाँ पे भी आपको क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है कि इधर का नंबर और इधर का नंबर, ये n जो है और ये लास्ट वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये जो लास्ट का जो बॉक्स है ये दोनों का डिजिट मैच करना चाहिए। अब अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होगा ना तो वहाँ पे डिजिट्स अलग अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने मैच करना है। अब हमें कैलकुलेट करना है Q3 क्योंकि अभी हमारा टेबल बन चुका है। अब हम यहाँ पर Q3 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे पहले हमने फॉर्मूला लिखा है, तो फर्स्ट हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है QI = साइज ऑफ I n + 1/4 ऑब्जर्वेशन। अब हम इसमें डिजिट्स पुट करेंगे। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, Q3 पूछा है, तो हम यहाँ पर I की जगह पे 3 लिखेंगे, यहाँ पे भी I की जगह पे 3 लिखेंगे। n हमें पता है 79 है तो हम यहाँ पे 79 लिखेंगे + 1/4 ऑब्जर्वेशन। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 79 + 180, यहाँ पे अपॉन में हमने 4 लिखा है। फिर उसके बाद में यहाँ पे हम इसे जो है डिवाइड कर देंगे 4
4 2 ज़ा 8 और यहाँ पे 0 का 0, तो यहाँ पे 3 इंटू 20 करेंगे तो 60th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा हमारा आंसर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जब हमारा 60th ऑब्जर्वेशन आ गया तो हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो कॉलम है यहाँ पर देखना है 60 किधर आता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो CF का कॉलम है, अब हमें यहाँ पर 60 ढूंढना है। तो यहाँ पे 52 के कॉलम में 60 नहीं आता है, तो 67 के कॉलम में 60 आता है। तो हमने यहाँ पे एक स्टार मार्क करना है, ठीक है पहले। तो यहाँ पे 67 के कॉलम में यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आपको देखना है और यहाँ पे भी मार्क करना है, ये 67 का कॉलम और यहाँ पे इनकम कितनी लिखी हुई है 5, ये आपको मार्क करना है। अब आपको लिखना है, ठीक है। पहले आपने देखा 60th ऑब्जर्वेशन 65 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 67 में लाई कर रहा है और इसके सामने का जो है इनकम का जो है इनकम कितनी दी गई है 5 लाख। तो अब क्या करना है आपको, ऐसे लिखना है आंसर, साइज ऑफ 60th ऑब्जर्वेशन लाइज इन CF 67, hence quartile value is 5 lakh, Q3 is equals to 5 lakh। तो आपको Q3 मिल गया 5 लाख। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करते हैं D5 फाइंड आउट करने के लिए हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, साइज ऑफ 5 ब्रैकेट में n+1/10 ऑब्जर्वेशन। अब हम यहाँ पर डिजिट्स पुट कर देंगे, n की जगह पे हमें 79 लिखना है क्योंकि हमें पता है कि n नंबर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 79, n हमें पता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 79 + 1 यहाँ पर 80 आ जाएगा अपॉन 10, और जब हम 10 और 80 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है 5 और 8 को मल्टीप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है क्योंकि ब्रैकेट है वो, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 सा 40। तो अब 40th ऑब्जर्वेशन आपको देखना है, यहाँ पे देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ये जो टेबल दिया गया है यहाँ पे 40 कहाँ पर आता है 52 के अंदर आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 स्टार मार्क करेंगे, ठीक है। 52 के कॉलम में आता है और 52 के कॉलम में यहाँ पे देखो लैक्स में इनकम कितनी दी गई है 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 2 स्टार मार्क कर दिए, 52 के कॉलम में हमें 4 लाख ये जो, तो यहाँ पे 40th ऑब्जर्वेशन 52 के कॉलम में लाई करेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो यहाँ पे जो 40th ऑब्जर्वेशन लाई करेगा CF के कॉलम 52 में, और 52 का यहाँ पर इनकम कितना दिया है 4 लाख दिया है। तो हमें यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है, जैसे मैंने आपको लिख कर दिया है, साइज ऑफ 40th ऑब्जर्वेशन लाइज इन CF 52 और हैंस डिसाइल वैल्यू इज़ 4 लाख, D5 इज इक्वल्स टू 4 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा D5 भी हमने कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद में हमने 35 कैलकुलेट करना है, P35 हमें फार्मूला यहाँ पर लिखना है, फार्मूला के अंदर हमें डिजिट लिखनी है, 35 यहाँ पे लिखना है और 79 + 1/100 और हमें इसे सॉल्व करना है। जस्ट बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जैसे आप नॉर्मली मैथ सॉल्व करते हो इसे भी वैसे ही सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर देखो 80/100 है, तो हमें इसे डिवाइड करना है, 0.8 आ जाएगा और उसके बाद में 35 में इंटू करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 28th ऑब्जर्वेशन आ जाएगा। यहाँ पर देखना है कि 28 जो है वो किस में यहाँ पे लाई करता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टेबल में। तो यहाँ पर देखो 27 दिया गया है, लेकिन हमारा क्या है आंसर 28 है, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा 28th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 28th ऑब्जर्वेशन 27 के कॉलम में लाई नहीं करेगा, ये भूल से भी नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे 27 दिया है और हमारा 20th ऑब्जर्वेशन है 28, ठीक है। 28वां ऑब्जर्वेशन हमारा आया है, तो यहाँ पे 52 के कॉलम में लाई करेगा और 52 के कॉलम में लाई करेगा तो हमें इनकम देखना है, तो यहाँ पे दिया गया है 4। तो अब हमें लिखना है बस है साइज ऑफ 20th ऑब्जर्वेशन लाइज इन द CF 52 हमें लिखना है, और हैंस परसेंटाइल वैल्यू इज़ 4 लाख रुपीज़, P35 इक्वल्स टू 4 लाख आपको लिखना है। और उसके बाद में जो है तीनों का भी यहाँ पे जैसे मैंने लिखे हैं आंसर वैसे लिखना है, क्यों। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।